तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था एपीआईज। कुछ इंट्रोडक्शंस हमने दिया था एपीआईज का, और किस तरह से एपीआई जो है फंक्शनल हुआ, और इसकी क्या क्यों रिक्वायरमेंट्स हुई। जिस तरह से अ, हमारा एप्लीकेशंस का आर्किटेक्चर चेंज होता गया, रिक्वायरमेंट्स हमारा चेंज होता गया, और रिक्वायरमेंट्स चेंज होने की वजह से जो आर्किटेक्चर था वो चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल कि वेब एप्लीकेशंस हमने बनाया, वेब एप्लीकेशंस की फर्स्ट जब हम लोग बनाए थे, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बेस्ड हमारा था। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बेस्ड में कहता है कि एक एप्लीकेशंस जो कि या तो पीएचपी पे डेवलप किया हो, या आप या जावा पे किया हो, या फिर क्लासिक एएसपी पे डेवलप किया हो। तो मैं क्लासिक एएसपी का एग्जांपल लेता हूँ। क्लासिक एएसपी में क्या है कि उस एप्लीकेशंस को जो उस एप्लीकेशंस को हम लोग डिप्लॉय कर देते थे इस पे, आईआईएस सर्वर पे। तो यहाँ पे एक सर्वर का कंसेप्ट आ गया, जो कि होस्टिंग सर्वर जनरल अभी हम लोग जानते हैं होस्टिंग सर्वर का। तो होस्टिंग सर्वर का कंसेप्ट आया, उसमें अलग अलग तरह के जो एप्लीकेशंस थे वो तरीके का होस्टिंग सर्वर को डेवलप किया। तो ये होस्टिंग सर्वर पे हम जो एप्लीकेशंस ऐड करते थे, या डिप्लॉय करते थे, या अपलोड करते थे, उसके बाद वो होस्टिंग सर्वर से मेरा कनेक्शंस जो होता था, फॉर एग्जांपल मैं इस यहाँ पे आपको लेके जाता हूँ पेंट पे। ये मेरा ब्राउजर है, ठीक है। अब मैं ब्राउजर में कुछ एप्लीकेशंस, गूगल डॉट कॉम है एप्लीकेशंस। तो गूगल डॉट कॉम को जब मैं अपने ब्राउजर में राइट करके इंटर करता था, यानी कि इंटर करने का मतलब है कि मैं रिक्वेस्ट दिया, तो जो हमारा डब्लू 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 वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस जो है, ठीक है, ये मुझे एक आईपी प्रोवाइड करता है, एक आईपी जिसको हम लोग स्टैटिक आईपी बोलते हैं। ये मैं आर्किटेक्चर को थोड़ा सा और इलबरेट कर रहा हूँ कि किस तरीके से ये सर्च होता है। तो मैं गूगल डॉट कॉम को सर्च किया, तो ये गूगल डॉट कॉम हो सकता है कि बहुत लोग यूज कर सकते हैं गूगल डॉट कॉम। अगर आपने इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो गूगल डॉट कॉम आप भी एप्लीकेशंस बना सकते हैं, कोई और भी बना सकता है, कोई और मतलब के बना सकता है, ये है। तो नेमिंग जो है वो आपके लिए, नेमिंग जो है वो मैटर नहीं करता है कि आप क्या रख रहे हैं सर्च के लिए, ठीक है। आप बताएंगे नेमिंग क्यों हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे जो हमने स्टैटिक आईपी दिया है, ये एक यूनिक स्टैटिक आईपी जो होता है, वो क्या होता है, यूनिक होता है। वो एक नाम के लिए मल्टीपल जैसे सपोज कर ले कि हमने यहाँ पे गूगल दिया, गूगल नाम दिया, तो इसका आईपी सपोज कर ले 27.127.30.25 है। ओके, ये तो ये जो आईपी हमने यहाँ पे दिया है 27.127.30 और 25, ये यूनिक होगा। ये आईपी फिर किसी दूसरे नाम के साथ मैप्ड नहीं होगा। और ये जो यूनिक आईडी दिया जाता है, ये यूनिक आईडी आपको कौन प्रोवाइड करेगी, डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वेब सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है। तो हर एक एप्लीकेशंस के लिए जो जिसको हम लोग होस्ट करते हैं, उसके लिए क्या होता है, ये एक आईडी होता है। और जब स्टार्टिंग में इसकी आईडी जो थी, एचटीटीपी के नाम से ये होता था।
तो पूरा का पूरा एड्रेस हम लोग इस तरीके से देते थे कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किस तरह का प्रोटोकॉल हम लोग यूज कर रहे हैं? HTTP यूज कर रहे हैं। उससे पहले अगर हम HTTP से पहले की बात करें तो एक प्रोटोकॉल और होता था FTP, दैट इज अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता था कि अगर मैं एक एक हमारे पास एक लोकल सर्वर है या लोकल मशीन है, और आपके पास एक लोकल मशीन है, हम लोग एक दोनों ही मशीन लोकल एरिया लाइन के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ पे बहुत सारा कंसेप्ट आ जाता है। नेटवर्क का कंप्लीट आपका क्या होगा, कंसेप्ट आ जाएगा। अगर हम HTTP FTP की बात करेंगे तो फिर हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। लैन, वैन, मैन का। ठीक है, ये क्या है? लैन, वैन, मैन। लैन जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर वैन है वाइड एरिया नेटवर्क। और मैन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया एरिया नेटवर्क। उसके बाद इसी को डेवलप कर करके, लैंडमाइन को डेवलप डेवलप कर करके फिर हमारा इंटरनेट, फिर इंट्रानेट का कंसेप्ट आया, फिर इंटरनेट का कंसेप्ट आया। ठीक है। फिर आपका क्या है? इंट्रानेट एंड, नहीं, इसके बाद हाइब्रिड कंसेप्ट आया। हाइब्रिड, हाइब्रिड में आप क्या यूज कर सकते हैं? वाइड एरिया को लोकल एरिया के साथ, मेट्रो को लोकल एरिया के साथ। तो ये हाइब्रिड कंसेप्ट है। उसके बाद ये सारे चीजों को, वाइड एरिया और मेट्रो को इंट्रा नेट और इंटरनेट के, उस इंटरनेट से पहले चेंज किया गया, फिर उसके बाद इंटरनेट के साथ इसको चेंज कर दिया गया। तो अभी जो एग्जिस्टेंस में है वो लोकल एरिया लाइन है, लोकल एरिया नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को हम लोग डायरेक्ट इंट्रानेट या इंटरनेट बोलते हैं। ओके। तो ये तो कनेक्टिविटी जो थी वो रिसोर्स को एक्सेस करने का तरीका था। तो एफटीपी हमने बात किया था। एफटीपी जो होता था वो अवेलेबल होता था आपकी ये तीनों नेटवर्क पे, लैन, वैन, मैन पे। ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो एफटीपी स्टार्ट हुआ था वो लोकल एरिया नेटवर्क पे जो फाइलें जो थी उसको अपलोड और डाउनलोड की फैसिलिटीज थी। जैसे सपोज कर लीजिए कि हमने अपने सिस्टम पे एक फाइल रखा हुआ है API क्लास 2 का, और वो मेरे सिस्टम पे जो लोग कनेक्टेड है, यानी कि जिस नेटवर्क पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो सारा सिस्टम एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो वो, अगर मैंने वो फाइल को शेयर कर दिया तो थ्रू द एफटीपी वो फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके आप सिस्टम पे एफटीपी प्रोटोकॉल या एफटीपी का एप्लीकेशन नहीं होगा तो आप उस फाइल को नहीं कर सकते हैं डाउनलोड। ओके। तो हम लोग जो यहाँ पे जूम पे या फिर दूसरे एप्लीकेशंस पे फाइल जब हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं तो इमीडिएटली इंटरनली एफटीपी जो है वो कॉल हो जाता है, यानी कि ये ऑटोमेटिकली उस सर्विस को कॉल कर लेता है। ठीक है, ये था फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट, ये हम फाइल नहीं डाउनलोड कर रहे बल्कि रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ HTTP, टेक्स्ट के फॉर्म में हम लोग इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो HTTP जो ट्रांसफर प्रोटोकॉल था, तो जब बहुत टाइम पहले, यानी कि 1980s की मैं बात कर रहा हूँ, 1998 की बात कर रहा हूँ, और उस वक्त
जो वेबसाइट होता था, वो वेबसाइट में जो कंटेंट होता था, वो मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो होते थे वो टेक्स्ट होते थे। इमेजेज बहुत कम होते थे, क्योंकि उस वक्त आज की तरह 5G नहीं होता था। तो जो टेक्स्ट ये जो होता था, इमेजेज जो होता था, वो टाइम लेता था आपके सिस्टम पे शो करने में। यानी कि जब हम HTTP यूज करते हैं, तो इमेज या वीडियोस या फिर साउंड्स जो होता है, वो एक प्रोसेस को यूज करता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमिंग। अब तो उसको स्ट्रीमिंग बोलते हैं, पहले डाउनलोडिंग होता था। यानी कि आपके सिस्टम पे वो आपकी मेमोरी पे जब तक के डाउनलोड पूरे तरीके से नहीं होगा, वो आपके ब्राउजर पे दिखेगा नहीं। तो चूंकि उस वक्त हम्म, इतना ज्यादा इंटरनेट हमारा फास्ट नहीं था और कैपेबल नहीं था, तो मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो होता था, 95%, मोर देन 95% वो टेक्स्ट के फॉर्म में होता था। फिर जिस तरीके से इंटरनेट में रिवोल्यूशंस आया, एप्लीकेशंस में भी, फिर जो हमारा वेब एप्लीकेशंस था उसमें भी रेवोल्यूशंस आए। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे नोट करने की बात है कि 1998 में और 95 में जो एप्लीकेशंस थे, मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स जो था वो स्टैटिक था, डायनामिक नहीं था। स्टैटिक और डायनामिक कंटेंट क्या होते हैं? स्टैटिक मींस जो आपके वेब पेज जो ओपन हुआ है, और उसके कंटेंट को आप परमानेंटली चेंज नहीं कर सकते। यानी परमानेंटली चेंज करने का मतलब ये है कि कोई भी डेटा जो है वो आपने यहाँ से चेंज किया और चेंज का रिक्वेस्ट दिया, तो वो सर्वर पे इंप्लीमेंट हो गया। इस तरह का इस तरह के एक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डायनामिक बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेशन। लेकिन 1998 में और उससे पहले मोस्ट ऑफ द जो एप्लीकेशंस था, वो क्या था? स्टैटिक फॉर्म में था। मीन्स आप कंटेंट को रीड कर सकते हैं, जैसे हमने इंसाइक्लोपीडिया या विकीपीडिया आपने देखा होगा, तो यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द कंटेंट ऑफ द विकीपीडिया, है ना? विकीपीडिया के कंटेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर वो चेंजेस एक्सेप्ट करेगा, तो वो एप्लीकेशंस, वो वेबसाइट हमारा क्या कहलाएगा? डायनामिक वेबसाइट कहलाएगा। लेकिन आज के दौर में, क्योंकि विंडोज एप्लीकेशंस का कंसेप्ट खत्म हो चुका है, मोबाइल एप्लीकेशंस हम लोग यूज कर रहे हैं, वेब एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं। तो वेब एप्लीकेशन में जो बिजनेस हम करते हैं और जो बिजनेस के लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, वो सारा कुछ क्या आता है? डायनामिक होता है। मीन्स हमारे पास फॉर्म फीड एक कंसेप्ट आ गया। फॉर्म फीड डेटा हम उस इंटर करने लगा, और फॉर्म फीड डेटा में हम लोग फीड फीड करते हैं, और वो सर्वर पे वो चेंजेज अप्लाइड होता है। मीन्स हमने जो रिक्वेस्ट किया है थ्रू द फॉर्म फीड, वो वहां पे स्टोर हो जाता है। और फिर जब हम रिट्रीव करते हैं, तो वो मुझे डिस्प्ले करता है। और अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशंस अगर हो, तो हम उस मॉडिफिकेशंस को कर सकते हैं। तो ये था आपका डायनेमिक वेब एप्लीकेशन, स्टैटिक वेब एप्लीकेशंस में। और ये अप्लाइड हुआ है HTTP के फॉर्म में। फिर जिस तरीके से इंटरनेट में, इंटरनेट के साथ रिवोल्यूशंस या एवोल्यूशंस आप कह सकते हो, होता गया, स्पीड बढ़ता गया, टेक्निक्स चेंज होते चले गए, वेब एप्लीकेशंस के शकल भी चेंज होते चले गए। तो यहाँ पे एक चीज और गौर करने की चीज है कि हमने जो हम अभी बैकग्राउंड आपको दे रहे हैं, सिर्फ एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट पे दे रहे हैं। एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट के साथ साथ, चूंकि डेवलपमेंट अगर चलती है, तो टेस्टिंग भी एप्लीकेशंस का चलता है। तो इनिशियली हमारे पास क्या था? हम जो भी एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस यूज करते थे, 1990s की बात कर रहा हूँ, उसमें मैनुअल इंटरवेंशंस ज्यादा था। एप्लीकेशंस की टेस्टिंग हम लोग करते थे, तो मैनुअली करते थे। जो टेक्निक 1995 और अर्लियर 1980s 70s में था, वो आज भी टेक्निक हम लोग यूज करते हैं। बट अभी और उस दौर का डिफरेंस ये है कि अब हम लोग टूल्स भी यूज करते हैं, पहले टूल्स नहीं यूज करते थे, मैनुअली यूज करते थे। नेक्स्ट जो है चेंजेस, जो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज ये आया कि जब एप्लीकेशंस हम लोग डेस्कटॉप से वेब एप्लीकेशंस पे मूव किए, तो
पहले डायरेक्ट कनेक्शन था। डायरेक्ट कनेक्शंस के मीन्स हमारा जो एप्लीकेशंस की इन्वॉल्वमेंट सिर्फ हम टारगेट करते थे कि हमारा जो एप्लीकेशंस है वो HTML फॉर्म पे है, यानी कि वेब एप्लीकेशंस है। और उस वक्त मोबाइल की एप्लीकेशंस नहीं होता जब तक एंड्रॉयड मार्केट में नहीं आया था। सेम्बियंस जो हम लोग यूज करते हैं या फिर नोकिया की जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती थी उसमें कोई किसी भी तरह का बिजनेस पर्पस एप्लीकेशंस नहीं होता था। जिस तरीके से जो आपका PNT होता था, टेलीफोन, तो उसमें सिर्फ एक दो ही फंक्शंस आपके पास हुआ करता था। एक फंक्शंस होता था डायलिंग का और दूसरा फंक्शंस होता था रिसीविंग का। थर्ड आप उसमें कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते थे। फिर जो बेसिक PNT हुआ करता था, उसके बाद उसमें भी कुछ रेगुलेशंस आए कि आप भाई उसमें कुछ नंबर्स फीड कर सकते हैं। उसके बाद फैक्स का जमाना आ गया कि फैक्स भी उसी टेलीफोन की हेल्प से कर सकते हैं। और उसी PNT की हेल्प से फिर आपको क्या आ गया, इंटरनेट कनेक्टेड हो गया कि आप जो है PNT के ही हेल्प से आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। अभी भी वही है, लेकिन PNT लेना जरूरी नहीं है। आपके पास कनेक्शंस होगा, इंटरनेट कनेक्शंस थ्रू द वायर आएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं डायलिंग सिस्टम है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है डायलिंग सिस्टम। अगर आप एयरटेल का कनेक्शंस ले रहे हैं, अब मैं ये वेंडर जो का नाम ले रहा हूँ एयरटेल, इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है, मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए कनेक्शंस ले रहे हैं। तो बेसिकली उस सिस्टम जो है जहां से आप कनेक्शंस ले रहे हैं उसकी यहाँ भी डायलिंग सिस्टम होती है। बगैर डायलिंग डायलिंग सिस्टम का आपका इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो सकती। तो ये सारी जो बैकग्राउंड है ये, इसको आप पढ़िए अच्छे तरीके से कि ये किस तरह से एग्जिस्टेंस हुआ, क्या रिक्वायरमेंट हुई, हम ये सारी चीजें क्यों एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद जब हम लोग एप्लीकेशंस को टेस्टिंग करना स्टार्ट किए, तो एप्लीकेशंस की पहले जो वेब एप्लीकेशंस थी वो थ्रू आउट किस तरह का था, पेजेस थे जिसमें उसमें फंक्शंस प्रोवाइड होते थे, डायरेक्टली फंक्शंस लिखा जाता था। अगर आप जावा में कर रहे हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट की किसी प्रोडक्ट को लेकर के कर रहे हैं, क्लासिक ASP में। ASP हमारे पास है नहीं बेसिकली। मैं आपको दिखाता कि वो उसमें कैसे होता है। VS कोड है मेरे पास, VS कोड में तो नहीं चलेगा। तो वो डायरेक्टली हम लोग यूज करते थे फंक्शंस, लाइक इस तरह का होता था हमारे पास फॉर्म। जैसे यहाँ पे हमने फॉर्म बना लिया, इस पे कंपोनेंट्स डाला, ठीक है। और इसमें एक हमने बटन सपोज कर ले कि ये यहाँ पे सबमिट बटन, ठीक है। इस सबमिट बटन के एक्शंस पे, इस छोटे से बटन के एक्शंस पे हम लोग कोडिंग लिखते थे कि भाई ये बटन 1 क्लिक, यहाँ पे पैरामीटर्स होता था। उस पैरामीटर्स, अब जो भी हमें टास्क परफॉर्म करना है बटन क्लिक पे, वो हम लोग यहाँ पे लिखते थे। जैसे सपोज कर ले कि यहाँ पे मैं सीडो कोड में लिख रहा हूँ, टेक द डेटा, उसके बाद प्रोसेस द डेटा एंड फीड इनटू द डेटाबेस। डेटाबेस ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो जो भी हम यूज करते थे, जिस फंक्शंस यहाँ पे हम लोग राइट करते थे, और फॉर्म यहाँ से फॉर्म जो डेटा, इसके जो टेक्स्ट बॉक्स होते थे उससे हम डेटा लेते थे, उसके बाद प्रोसेस करते थे कि डेटा हमारा सही है या नहीं। फाइनली उसको डेटाबेस में हम लोग फिट कर देते थे, ठीक है। तो ये फॉर्म ऑफ एप्लीकेशंस जो था वो
आपके क्लासिक सर्वर सर्वर आर्किटेक्चर्स का टू टायर एप्लीकेशंस था, जहां पे हम ये फॉर्म से डेटा डेटाबेस में फीड करते थे। अब इस फंक्शंस में हमें क्या करना होता था, जब टेस्टिंग हम लोग करते थे, तो टेस्टिंग करने के लिए हम क्लिक ऑपरेशंस को टेस्ट कर रहे हैं। क्लिक ऑपरेशंस को टेस्ट करना है, तो हम क्या देखते थे कि क्लिक करने के बाद डेटा जो है हमारा डेटाबेस में फीड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे दो तरह के आपके टेस्टिंग इन्वॉल्व होगा, एक फंक्शनल टेस्टिंग होगा और एक एटीएल की, जो हमने डेटा दिया है वो डेटा आपकी होनी चाहिए कहाँ पे, डेटाबेस में, तो क्यूरी करके हम लोग चेक करते थे। नाउ इसके बाद रिक्वायरमेंट्स होगी, हमारा एप्लीकेशन हो गया वो मल्टी प्लेटफॉर्म हो गया। एप्लीकेशंस की आर्किटेक्चर टू टायर्स से लेकर के ये थ्री टायर्स में चेंज हुआ, और थ्री टायर्स के बाद हम लोग इसको चेंज कर दिए एन टायर्स में। एन टायर्स में क्या है, पहले जो होता था कंसेप्ट होता था कि पहला स्टार्ट हुआ एपीआई। जब हम मल्टी टायर्स की कंसेप्ट किए, एग्जिस्ट किया, उसमें आपका वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस का एग्जिस्टेंस हुआ। तो यहाँ पे एपीआईज की कंसेप्ट हो गया। अब एपीआईज क्या, एप्लीकेशंस की एक प्रेजेंटेशन है ना, इंटरफेस। एक इंटरफेस हमने प्रोवाइड किया है। इंटरफेस एक्चुअली एक वर्चुअल वर्ड है। अगर आपने जावा में प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आप एक इंटरफेस बनाते हैं। इंटरफेस के मतलब ये है, दैट इज नॉट द कंक्रीट एग्जिस्टेंस, इट इज एक तरीके से आप वर्चुअल बना रहे हैं, कि आप सोच रहे हैं कि इस तरीके का हमारा होगा। तो एपीआई का जो है, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन इंटरफेस जो है, वो एक तरीके से वर्चुअल कंसेप्ट है। मीन्स कि उसकी जो आप एग्जिस्टेंस है, वो कहीं ना कहीं क्लास के फॉर्म में है, लेकिन उसको हम लोग एक्सेस करते हैं। तो जो इंटरफेस हमने प्रोवाइड किया, वो इंटरफेस मल्टीपल, पहले, अब इंटरफेस की भी एक आर्किटेक्चर थे कि वो क्रॉस बॉर्डर नहीं यूज होता था। क्रॉस बॉर्डर के मतलब कि जैसे अगर मान लिया, सपोज कर ले कि हमारा एप्लीकेशन है, हमने जो वेब सर्विसेज, बेसिकली एपीआई को वेब सर्विसेज भी बोले, तो वेब सर्विसेज जो था, जैसे हमने ASP.NET पे बनाया या C# पे बनाया, तो वो वेब वेब एपीआई जो था, वो पहले सिर्फ डॉट नेट के एप्लीकेशंस पे अप्लाइड होता था। यानी कि अगर हम डॉट नेट एक बनाए हैं, अपना सिस्टम हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, जैसे सपोज करें दिल्ली कोई हमारा सिस्टम है, मुंबई में या चेन्नई में, तो हम उस, लेकिन उसके जो लैंग्वेज होना चाहिए सेम होना चाहिए। फिर हुआ नहीं क्रॉस लैंग्वेज, यानी कि हम सपोज कर ले कि हमने पीएचपी पे डेवलप किया हुआ एप्लीकेशन, तो एक कॉमन हमारा प्रोटोकॉल होना चाहिए, जो कि हर एक लैंग्वेज में, वो जावा को भी एक्सेस कर सके, वो C# में भी एक्सेस हो सके, वो पीएचपी में भी एक्सेस हो सके, रूबी में भी हो सके, जावा स्क्रिप्ट में। तो ये कंसेप्ट जो है, वो पूरी तरीके से रेस्ट एपीआई लेकर के आया, जो कि क्रॉस बॉर्डर, और उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल आपके सिक्योरिटीज भी आए रेस्ट एपीआई के साथ। तो मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म आपकी सर्विसेज अवेलेबल हो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद दो कंसेप्ट आया, स्टेटलेस और स्टेटफुल। स्टेटफुल में क्या होता था, जैसे सोप जो है स्टेटफुल है। स्टेटफुल के मतलब आप उसका स्टेट को सर्वर और क्लाइंट दोनों जगह पे स्टोर कर सकते हैं। मींस कि हमने क्या रिक्वेस्ट किया, उसको भी हम स्टोर कर सकते हैं आप क्लाइंट पे। जैसे एज ए क्लाइंट हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम उसको कैश कर सकते हैं, और जो सर्वर पे गया वो भी कैस्ट किया जा सकता है। रेस्ट एपीआईज में ये स्टेटलेस है। मींस अगर आप चाहे तो उसको स्टोर कर सकते, कैस्ट कर सकते, बट नॉर्मल जो फंक्शन है रेस्ट एपीआई की, वो स्टेटलेस है। उसकी उसकी स्टेट को आप स्टोर नहीं कर सकते। दूसरा चीज है कि कैस्ट कर सकते हैं, कैशिंग का आ गया। फिर सॉप
शॉप के अंदर वो काफी वेट होता था, यानी कि आर्किटेक्चर उसकी हेवी है। रेस्ट वो जो है वो लाइट वेट है। उसमें सोप में एक प्रॉब्लम ये था कि सोप जो आपका वेब सर्विसेज है उसमें सिर्फ एक्सएमएल को ही सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे जेसॉन भी, एक्सएमएल भी है, वाईएमएल भी है, वो सारा कुछ यहाँ पे। नौ ये तो आर्किटेक्चर्स थे जो कि एप्लीकेशंस के। अब एप्लीकेशंस के आर्किटेक्चर्स डिफाइंड हो गए, बन गए, हम हमें इसे टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए इनिशियली हमारे पास कोई ऐसा टूल्स नहीं था कि हम एपीआईज को टेस्ट कर सके। हम लोग क्या करते थे, यूआई फंक्शनल टेस्ट करते थे, फिर हम लोग टेस्ट करते थे, फिर चेक करते थे हम क्या चीज, डेटाबेस में। ओके, तो डेटाबेस में वो डेटा प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद चूंकि यूआई जो टेस्टिंग है ये कॉस्टली है। कॉस्टली इस सेंस में है कि ये इट टेक्स अ लॉट ऑफ नेटवर्क रिसोर्स। ठीक है, जब आप सबमिट करते हैं तो नेटवर्क बहुत ज्यादा बिजी होता है। उसके बाद जो डेटा आप ट्रांसफर कर रहे एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे, उस वो भी बहुत ज्यादा डेटा कंज्यूम होता है उसमें। तो ये अप्रोच जो था फंक्शनल, उसको चेंज करने के लिए कि नहीं, फंक्शनल अप्रोच जो है ये बहुत ज्यादा रिसोर्स कंज्यूमिंग है, तो कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे कि हम लोग इफिशिएंटली टेस्ट कर सके। तो एग्जिस्टेंस में आए कि जो एपीआई हम जो कॉल कर रहे हैं वो फॉर्म ऑफ टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट के फॉर्म में है। तो उसी एपीआई को हम चेक करें और उसका जो रेस्पॉन्स आता है उसको चेक करें, उसके बाद हम डेटाबेस को भी वेरीफाई कर ले, तो ये ज्यादा इफिशिएंट है। इसीलिए आज के डेट में एपीआई टेस्टिंग का ज्यादा डिमांड हो गया है इन कंपेरिजन ऑफ फंक्शनल टेस्ट। ओके, तो ये थी कुछ बेसिक बैकग्राउंड ऑफ द एपीआई टेस्टिंग। ओके, नाउ इस सेशन में, चूंकि लास्ट टाइम में हमने बताया नहीं था, इस सेशन में हम लोग 5 रियल टाइम एग्जांपल्स को करेंगे। 5 रियल टाइम्स एग्जाम्पल को, जैसे जीरा, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के एपीआईज को टेस्ट करेंगे। इट इज गोइंग टू बी लिटिल बिट लेंदी क्लासेस, मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आप ये सोचे कि 5 दिन में, 4 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी होगा। तकरीबन तकरीबन 10-12 क्लासेस चलेंगे इसके, और यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। अगर आपको पूरी तरीके से एपीआई में मास्टर बनना है तो आपको ये पूरे क्लासेस ज्वाइन करने पड़ेंगे। लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था, क्योंकि ये सेशन हमने स्टार्ट किया तो थोड़ी सी मुझे मैं इन्वॉल्वमेंट दूसरे तरफ ज़्यादा है, तो इस वजह से सैटरडे के कंटिन्यू नहीं हुआ। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे से हमारा फुल फ्लेजेड 2 सेशंस होगा, और विथ ऑल कंटेंट्स। ओके, और थोड़ा स्पीड होगा। थोड़ा स्पीड करने का मतलब हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे प्रोग्रामिंग साइड में विद द कंसेप्ट। अभी जो हम दे रहे हैं वो सारा आपका बैकग्राउंड ऑफ द बैकग्राउंड मैं दे रहा हूँ, ताकि आप इसको गूगल पे सर्च करें और इसकी आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करें। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लास्ट टाइम में हमने बात किया था कि पोस्टमैन, तो होपफुली सबके पास पोस्टमैन होगा, अपडेटेड वर्जन सबने डाउनलोड कर लिया होगा। और आप लोग ने एक्लिप्स या फिर इंटेलिजे भी डाउनलोड कर लिया होगा, राइट? जी सर। ये जो पोस्टमैन है ये फ्री एप्लीकेशन है, बट इसकी कुछ लॉगिन आपको बनाना होता है अगर इसको एक्सेस कर रहे हैं तो। ठीक है,
ये बेसिकली यूनिट टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। जब अगर हम कोई बना रहे होते हैं, कोई एपीआई डेवलप करते हैं, तो यूनिट टेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ गूगल कॉम, कुछ और बैकग्राउंड मैं दे रहा हूँ। google.com को हमने टाइप किया, यहाँ पे जाए इंस्पेक्ट करें। इंस्पेक्ट करते हैं, मैं इसको करता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे टॉप में देखेंगे तो टॉप में जो टैब बन के आ रहा है, एलिमेंट्स है, कंसोल है, सोर्स है, नेटवर्क है, राइट। तो हम लोग नेटवर्क पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अभी आपने देखा होगा कुछ भी नहीं है। इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करे किए तो आपने यहाँ पे देखा बहुत सारी एंट्री है, राइट। यह ये सारे इंट्रीज है। तो ये जो इंट्रीज जो है वो क्या है, आपके डेटास की इंट्रीज है, और प्लस आपकी एपीआईज की एंट्री है। तो यहाँ पे रेस्पॉन्स नहीं, हेडर्स में देखे तो ये जो रिक्वेस्ट का यूआरएल है, ठीक है, जो हमने रिक्वेस्ट दिया है, वो उसकी यूआरएल क्या है, google.com। इसकी मेथड क्या है, गेट है। स्टेटस को 200 ओके है। रिमोट एड्रेस ये है। पॉलिसीज ओरिजिन है, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंटर्ड है ना। तो ये जो नेटवर्क है ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने किस यूआरएल को कॉल किया है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ऑरेंज HRMS देता हूँ और लॉग इन करता हूँ, ठीक है, दैट्स इट इज कॉल्ड। देखिए ये पाथ है ना। ये आपका क्या है, ये यूआरएल है, रिक्वेस्ट यूआरएल। जब अगर मैं यहाँ पे एडमिन और लॉगिन करता हूँ तो देखें एडमिन 1 2 3, और जब मैं यहाँ पे करूँगा लॉगिन, तो एक एपीआई कॉल कॉल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये एपीआई ऑफसेट नहीं, हाँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे वैलिडेट एक एपीआई कॉल हो रहा है, पोस्ट है बेसिकली, फिर इंडेक्स कॉल हो रहा है। क्योंकि पहले वैलिडेट हुआ, वैलिडेट में कौन सा एपीआई, ये वैलिडेट के लिए एपीआई हो गया जब आपने यूजर आईडी और पासवर्ड दिया, राइट। और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक कर जैसे ही आपने किया तो वहां पे ये बेसिकली यहाँ पे टिक नहीं रहा है। तो थोड़ा सा इसको अप करता हूँ, राइट। इसको सबको भी हटा दिया, ठीक है। वैलिडेट हमने किया तो देखें यहाँ पे ये पूरा रिसोर्स कॉल हो गया। ये पूरा आपका क्या है, यूआरएल। यूआरएल मेथड पोस्ट है, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटस कोड 302 है। ओके नो, उसके बाद नेक्स्ट जो है, जब हमने क्लिक किया, ऑथराइज्ड हुआ, तो सक्सेसफुली वो लॉगिन हुआ, तो हमारा ये इंडेक्स ओपन हुआ। उसका जो एपीआई है वो ये, उसका गेट मेथड क्या है, ठीक है, 200। अब इसके लिए कि वैलिडेट करते हैं, तो वैलिडेट करने के लिए हमें पेलोड देना पड़ता है, जो कि हमने यहाँ पे पेलोड दिया है। ये दिस इज ए पेलोड। पेलोड के मतलब वो रिसोर्स, वो डेटा जो उस एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है, राइट। अगर मैं यहाँ पे सपोज कर ले कि मैं लॉग आउट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लॉग आउट किया, और अगर मैं यहाँ पे क्या लॉगिन रिसोर्स को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, यानी कि डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप लॉगिन क्रेडेंशियल प्रोवाइड करें, उसके बाद एक्शंस परफॉर्म करें। तो जैसे ही हम क्रेडेंशियल प्रोवाइड करेंगे तो एक एपीआई कॉल होगा, एक फंक्शंस के अंदर फंक्शंस कॉल होगा। वो फंक्शंस हमारा चेक करेगा कि जो हमने क्रेडेंशियल प्रोवाइड किया है वो हमारे पास है या नहीं, राइट। हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर
कहाँ पे स्विच कर जाएगा, इंडेक्स पे स्विच करेगा। इंडेक्स पे स्विच कर होगा तो उस इंडेक्स पे बहुत सारे मेन्यूज है, वो पॉपुलेट होगा, राइट। तो जो आपके फंक्शंस को कॉल करने के लिए जो डेटा चाहिए, ठीक है, वो डेटा हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेलोड। तो यहाँ, और जो पेलोड होता है इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू, जो आपने जावा में कलेक्शंस के अंदर मैप पढ़ा था, कि मैप एक ऐसा कलेक्शंस है या फिर क्लास है जिसमें डेटा हम स्टोर करते हैं। मैप, जो वैल्यूज होगा वो मैप्ड होगा विद द कीज। ओके, तो ये जो एडमिन 1 2 3, पहला हमने यूजर दिया, तो यूजर नेम, ये जो यूजर नेम है ये हमारा की हो गया, और वैल्यू क्या हो गया, एडमिन। पासवर्ड हमारा की हो गया और वैल्यू क्या हो गया, एडमिन 1 2 3, जो वट एवर। उसके बाद हमने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया। जैसे ही लॉगिन पे आपने क्लिक किया तो देखें यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस कॉल हो गए। अब यहाँ पे हमने क्या देख चेक करना है, जो मेन है, कि पहला जो हमारा कॉल हुआ वो, उसका हेडर्स क्या हुआ, यानी हेडर्स में जनरल जो वैल्यू जो आ रहे हैं वो यूआरएल है, मेथड है, और उसका स्टेटस कोड है। उसके बाद उसके अंदर रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, यानी कि जब आपने लॉगिन क्लिक किया तो ये जो क्रीडेंशियल वैलिडेट हो गया। क्रीडेंशियल वैलिडेट होने के बाद आपका सर्वर रेस्पॉन्स कर रहा है कि आपने जो रिक्वेस्ट किया था वो, ये उसका रेस्पॉन्स है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप जाते हैं किसी रेस्टोरेंट के अंदर या किसी स्मॉल टी शॉप के अंदर जाते हैं और बोलते हैं कि हमें चाय दो, तो उसका रेस्पॉन्स क्या होता है, ही विल गिव यू द टी, है ना। वो आपको बिरयानी नहीं दे सकता है, राइट। वो भी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि वो बिरयानी क्यों नहीं दे सकता है। तो आपने रिक्वेस्ट किया कि हमें चाय दो, वो रिस्पॉन्स में आपको चाय देगा। उसी तरीके से हमने यहाँ